हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सेमीकंडक्टर्स के लेक्चर 2 में। और इससे पहले कि हम हमारी पढ़ाई को सेमीकंडक्टर्स के फील्ड को आगे बढ़ाएं, पहले ये देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा और क्या-क्या सीखा है। तो देखिए, सेमीकंडक्टर्स के टॉपिक में हमारी पिछली मुलाकात में सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया था कि इस यूनिट को हम डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सेमीकंडक्टर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या पहले पहले सर्वप्रथम ये थॉट क्यों आया दैट वी आर इन नीड ऑफ सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट्स। ऑलराइट, उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स की कि सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स से ज़्यादा होती है मगर कंडक्टर्स से कम होती है। और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स वो होते हैं जो लोअर टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करते मगर हायर टेम्परेचर पे दे बिकम कंडक्टिंग। यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि तापमान बढ़ाने के साथ साथ इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है बच्चों। तापमान बढ़ाने के साथ इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, इन कंट्रास्ट टू दी कंडक्टर्स और मेटल्स। कंडक्टर्स या मेटल्स के केस में हम ये कहते हैं कि तापमान बढ़ाने के साथ साथ उनकी रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी कम होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में तापमान बढ़ाने के साथ साथ उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। ऑलराइट, फिर और हम क्या कह सकते हैं इस बात को समझने के लिए कि क्यों ऐसा होता है कि लोअर टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट नहीं करते और हायर टेम्परेचर पे वो कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। इस बात को समझने के लिए हमने बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल किया, यानी कि थोड़ी सी मिलावट की फिजिक्स में केमिस्ट्री की, और हमने बैंड थ्योरी के बारे में भी बात की। हमने एनर्जी लेवल्स और एनर्जी बैंड्स को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोसेस को समझा कि लोअर टेम्परेचर पे ये कंडक्ट नहीं करते और हायर टेम्परेचर पे ये कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, फिर हमने ये भी बात की कि सेमीकंडक्टर्स ब्रॉडली दो तरीके के होते हैं, प्योर या जिन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है, और इम्प्योर जिन्हें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। प्योर से इम्प्योर तक का जो रास्ता है बेटा वो डोपिंग से होकर गुजरता है। डोपिंग का मतलब होता है डेलिबरेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी कंडक्टिविटी, यानी जानबूझकर इम्प्योरिटीज डालना। यानी ग्रुप 14 के सिलिकॉन और जर्मेनियम जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनके सैंपल में जानबूझ के ग्रुप 13 की यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की डोपिंग करने पे पी टाइप सेमीकंडक्टर आता है, और ग्रुप 15 यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की डोपिंग करने पर एन टाइप सेमीकंडक्टर निकल कर आते हैं। और हमने ये भी देखा बॉन्ड थ्योरी और बैंड थ्योरी की टर्म्स में उनकी समझ से कि क्यों ऐसा होता है कि डोपिंग से यानी इंप्योरिटी की एडिशन से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जी हाँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से फार मच एक्सीड कर जाती है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर जाती है। अपनी अपनी वजह है और अपनी अपनी माया है। अपनी अपनी माया के कारण इनकी अलग अलग रीजंस की वजह से यू कैन से कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऑलराइट, और इसी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आज की इस मुलाकात में लेक्चर 2 ऑफ सेमीकंडक्टर्स में मिलाएंगे और बनेगा हमारा पीएन जंक्शन डायोड। और इस पीएन जंक्शन डायोड के बाद फिर हम इसकी बायसिंग पढ़ेंगे, कितने प्रकार के करंट होते हैं वो पढ़ेंगे, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, सारी बातें। और इस पीएन जंक्शन डायोड की इंपॉर्टेंस को समझते हुए हम इसकी एप्लीकेशंस तक जाएंगे बच्चों, जिसमें बात करनी है हमें रेक्टिफायर की, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की, फोटो डायोड की जो अपने ऊपर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को मेजर या कंपेयर करता है, एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड की, और सोलर सेल की। ऑलराइट, उसके बाद जो छठा डिवाइस बेस्ड होगा इन पांचों के अलावा हमारे पीएन जंक्शन डायोड पर, उसमें आप एक प्रकार के सेमीकंडक्टर को दो अलग अलग प्रकार के सेमीकंडक्टर्स के बीच में सैंडविच करते हो।
यानी एक पी टाइप को दो एन टाइप के बीच में सैंडविच किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट एनपीएन ट्रांजिस्टर, और एक एन टाइप को दो पी टाइप के बीच में सैंडविच किया जाएगा इन ऑर्डर टू गेट पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के दो टाइप पढ़ने हैं, एनपी एनपी एनपी, फिर उनकी मोड्स ऑफ वर्किंग पढ़नी है, फिर ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, एज अ स्विच, एज एन एम्पलीफायर पढ़ना है, यानी ट्रांजिस्टर एज अ डिवाइस पढ़ना है। कुछ चीज़ें सिलेबस में हैं, कुछ चीज़ें हट चुकी है। टाइम टू टाइम मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन सी चीज़ें सिलेबस में हैं, कौन सी हट चुकी हैं। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद हम हमारा रुख नीट और जेई के सवालों तक भी करेंगे। ऑलराइट, और at last but certainly not the least, it is a very interesting and important topic called logic gates and digital electronics की basic नींव हम हमारे सेमीकंडक्टर्स के यूनिट में रखने वाले हैं बच्चों, है ना। चलो और देखते हैं और हमने क्या सीखा। हमने बात की कि सेमीकंडक्टर्स ब्रॉडली दो तरीके के हैं, प्योर या इंट्रिंसिक और इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक। प्योर से इम्प्योर तक का रास्ता डोपिंग यानी जानबूझकर इम्प्योरिटीज को ऐड करने से होता है, होकर गुजरता है। इम्प्योरिटीज अगर आपने इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की है यानी ग्रुप 13 की, तो आपके पास पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आता है। यदि रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की डोपिंग की है तो आपके पास एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आता है। एंड यस, जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड में नॉन मेटल होता है कार्बन, टिन और लेड आर ट्रीटेड एज मेटल्स, वेयरएज सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं बेटा वो सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। ऑलराइट, फिर बात कर सकते हैं इस बारे में कि सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, ग्रेटर देन इंसुलेटर्स एंड लेसर देन दी कंडक्टर्स। टेम्परेचर के साथ साथ उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स और कंडक्टर्स डिक्रीज होती है, जबकि सेमीकंडक्टर्स की बढ़ती चली जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। कंपाउंड के बारे में बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम फॉस्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड, कैडमियम सल्फाइड एक्सेट्रा, दीज आर द थिंग्स। फिर हमने शुरुआत की बॉन्ड थ्योरी के साथ, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई केमिकल बॉन्ड्स के बेसिस पे अगर बात करें तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स टेट्रावेलेंट होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल 8 पोजीशंस में होती है, राइट, जिनमें से 4 पोजीशन भरी होंगी, रिमेनिंग 4 पोजीशंस खाली होंगी, है ना। और उसी के साथ हमने देखा कि देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पे ये अपनी जगह छोड़कर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। वैसे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे हम कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी खिसकेंगे मगर उनका खिसकना कम मोबिलिटी के कारण उनका खिसकना रिलेटिवली कम होगा। और आप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग को ना समझते हुए एक खाली पॉजिटिव चार्ज वैकेंसी की शिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे, और ऐसी पॉजिटिव चार्ज वैकेंसी जो होती है वो होल्स कहलाती है। और किसी भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और ये हमेशा ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं, एंड हेंस दे बोथ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स दे बोथ कंट्रीब्यूट इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की कि पी टाइप में भाई ग्रुप 13 की डोपिंग अगर कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक्स्ट्रा होल्स जनरेट हो रहे हैं। ग्रुप 15 की डोपिंग करने पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं। सो इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में जितने नंबर डेंसिटी होल्स की होती है बेटा, उतनी ही नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की भी होती है। जबकि अगर हम बात करें पी टाइप की तो होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन टाइप के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसमें लिखना पसंद करते हैं, यहां पे होल्स को आप क्या बोल दोगे, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और एन टाइप में आप क्या बोलेंगे, एन टाइप में आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन टाइप का मतलब ये नहीं होता कि सेमीकंडक्टर पे चार्ज नेगेटिव है। एन टाइप का मतलब ये होता है कि उसमें डोपिंग रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की है। एन टाइप का मतलब ये नहीं होता कि केवल इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एन टाइप का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या नंबर डेंसिटी होल्स की नंबर डेंसिटी से ज्यादा होगी।
सिमिलरली पी टाइप का मतलब बेटा ये नहीं होता कि सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज। पी टाइप का मतलब ये होता है कि वो उसमें डोपिंग जो की गई है वो अपने से रिलेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की गई है। पी टाइप का मतलब ये नहीं होता कि केवल इसमें होल्स होंगे, इसका मतलब होता है कि होल्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, मगर होल्स की नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी से रिलेटिवली काफी ज्यादा होगी। मुझे लगता है ये दोनों फंडे आपको क्लियर हैं, चार्ज वाला भी और मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला भी। फिर हमने कहा कि देखिए आई और आई एच हमेशा ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ये बात ऑलरेडी हो चुकी है। फिर हमने एक्सप्रेशन फॉर करंट निकाला और आई और आई एच के सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए करंट का एक्सप्रेशन और करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया, और ये चीज़ बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द मोबिलिटी ऑफ होल्स। इंट्रिंसिक में वैसे तो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन और होल्स की बराबर होती है और एक्सट्रिंसिक में बराबर नहीं होती नेचुरली। पी टाइप में होल्स की ज़्यादा होगी और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए भी इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी डिफाइन होती है, जो बेसिकली उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है, जीएम होता है। और वो आप कैसे निकालोगे, एन आई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन ई इंटू एन एच। 1 2 3, 3 में से कोई 2 चीजें गिवन होगी, तीसरी निकालनी होगी। दैट मे कम एज अ 1 मार्कर प्रॉब्लम फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, या एंट्रेंस में छुपा हुआ कोई छोटा सा प्रॉब्लम आ सकता है। बड़ी बड़ी चीजों पे तो हम अक्सर रोशनी डालते हैं, मगर छोटी छोटी चीजें कई बार आंखों के आगे से फिसल जाती हैं, तो इन चीजों पे गौर फरमाना है, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। और बात करते हैं फिर अगले पार्ट की। फिर हमने बात की बैंड थ्योरी, और बैंड थ्योरी में हमने देखा कि जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के बारे में बात करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटता है ना, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में चक्कर काटता है, नील बोहर की थ्योरी। लेकिन अगर आप एक्चुअल क्रिस्टल स्पेसिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, यानी कि आप आइसोलेटेड गैसियस एटम का जिक्र नहीं कर रहे, आपके दोनों एटम्स काफी करीब हैं, दोनों एटम्स का न्यूक्लियस काफी पास है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जब बीच में से गुजरेगा, या यूं कहें कि एक्चुअल क्रिस्टल स्पेसिंग में इसका इलेक्ट्रॉन केवल इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है। वो कंफ्यूज्ड है कि मैं इसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में जाऊं कि उसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में जाऊं। सो देयर इज नो इसका उसका, देयर इज सबका। सो व्हाट यू कैन से कि पूरे क्रिस्टल लैटिस में यदि आपके पास n एटम्स हैं, तो उन n एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4n होंगे। जो आउटर मोस्ट शेल में पोजीशंस टोटल होंगी वो 8n होंगी, जिनमें से ऑक्यूपेंसी भाई 8n की हो सकती है, जिनमें से वाकई ऑक्यूपाइड 4n होंगे और वाकई फ्री 4n होंगे। जो 4n पोजीशंस वाकई ऑक्यूपाइड हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्यूपेंसी है, वो न्यूक्लियस के प्रति आकर्षित होंगी, स्टेबल ज्यादा होंगी, एनर्जेटिक कम होंगी, और ऐसे 4n पोजीशंस का जो एनर्जी बैंड है वो वैलेंस बैंड कहलाता है। ऑलराइट, और जो 4n पोजीशंस का एनर्जी बैंड खाली होगा, न्यूक्लियस के प्रति आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि उसमें अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो कम स्टेबल है, ज्यादा एनर्जेटिक है, और ऐसा एनर्जी बैंड कंडक्शन बैंड कहलाता है। आप ये कहेंगे कि नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लो टेम्परेचर पे वो वैलेंस बैंड में लाई करते हैं, हाई टेम्परेचर पे वो जंप कर जाते हैं एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में। जो एनर्जी गेन करने की आवश्यकता है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप के नाम से जानी जाती है, एनर्जी बैंड गैप के नाम से। और आप ये कहेंगे कि वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्डेड हैं, ज्यादा बंधन में हैं, सो दे कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बात नंबर 1, एंड हेंस दे आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बात नंबर 2। वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं किए जा सकते और इस कारणवश वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे कंडक्शन बैंड में मौजूदा इलेक्ट्रॉन्स की, तो आप ये कह पाएंगे कि भाई कंडक्शन बैंड में यदि वैलेंस बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड गैप के बराबर एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है, तो वो कंडक्शन बैंड जो है वो न्यूक्लियस से दूर है, वीकली हेल्ड है, तो उसमें मौजूदा इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर हिलाया डुलाया जा सकता है, एंड हेंस वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में इजीली कंट्रीब्यूट करने वाला है। मुझे लगता है आपको फंडा क्लियर हो चुका है ना? तो इसीलिए ये एनर्जी बैंड गैप देना है। अब ये कहानी एक्चुअल क्रिस्टल स्पेसिंग में सबके साथ होती है, मेटल के साथ भी, इंसुलेटर के साथ भी और सेमीकंडक्टर के साथ भी। फर्क ये है कि मेटल्स के केस में आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड वाकई एक दूसरे को ऑलरेडी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं,
सो देयर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड। मेटल्स तो लो टेम्परेचर पर भी कंडक्ट करते हैं और हाई टेम्परेचर पर भी कंडक्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स के केस में ये एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, इसीलिए ओवरकम किया जा सकता है। सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इंसुलेटर्स के केस में ये वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, तो ओवरकम नहीं की जा सकती इजीली। इसीलिए इंसुलेटर्स जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पे भी कंडक्ट नहीं करते और तापमान बढ़ाने पर भी उन पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, ग्रुप 14 की ही बात कर लीजिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन की जो एनर्जी बैंड गैप है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेम्परेचर बढ़ाने पे भाई कार्बन मेल्ट कर सकता है, उसमें आग लग सकती है, मगर उसका एनर्जी बैंड गैप जो है वो उतना इजीली फुलफिल नहीं होता या ओवरकम नहीं होता कि ये यहाँ से जंप करके वहाँ जाए और कंडक्टिंग हो जाए। टिन और लेड के बारे में बात करें ग्रुप 14 में ही, तो उनके तो ऑलरेडी ओवरलैपिंग है। बची सिलिकॉन, जर्मेनियम की बात, जिनका डेटा मैंने आपको बताया, दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो कैन बी ओवरकम। सिलिकॉन स्टैंड्स फॉर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जर्मेनियम इज फॉर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, उसके बारे में बात करते हैं, आगे देखते हैं। हमने देखा कि कंडक्टर्स के केस में या मेटल्स के केस में कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड वाकई ओवरलैप कर रहे होते हैं। इंसुलेटर्स के केस में एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। सेमीकंडक्टर्स के केस में दिस इज लेसर इन कंपैरिजन टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, वैल्यूज ऑफ ईजी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताई भी थी, फीलिंग आ जाए। फिर हमने बात की कि लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं। वैलेंस बैंड जो होता है वो या तो कंप्लीटली फिल्ड होता है लो टेम्परेचर पे या फिर पार्शियली फिल्ड होता है हाई टेम्परेचर पे। कंडक्शन बैंड या तो पूरा खाली होता है लो टेम्परेचर पे या पार्शियली फिल्ड होता है हाई टेम्परेचर पे। आई रिपीट, वैलेंस बैंड में मौजूदा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं किए जा सकते, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं। कंडक्शन बैंड में मौजूदा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते हैं और वीकली हेल्ड होते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑलराइट, समझ में आ गई होगी बात, फिट भी हो गई होगी। चलिए आगे बैठते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड या पार्टली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड होगा। फिर हमने बात की कि यार एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में कुछ डिफरेंस है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये डोनर इंप्योरिटी लेवल और एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल जो है ये फर्मी लेवल के नाम का कॉन्सेप्ट है। इसे हमने होल्ड पे डाला था, पहले आज कंप्लीट करेंगे। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में भी हम कहेंगे कि यार इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ना अपने को बकायदा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोनर इंप्योरिटी लेवल या एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल एक मिडवे की तरह काम करता है कि बॉस यहां से यहां बड़ी जंप लेने की आवश्यकता नहीं है, चलो आपकी हेल्प करते हैं। एक्सेप्टर लेवल या डोनर लेवल लेकर आते हैं पी टाइप या एन टाइप में। एन टाइप में डोनर लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के करीब होता है, एन टाइप में डोनर लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के करीब होता है, और पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के करीब होता है। तो आपको अचानक से बड़ी जंप नहीं लेनी कंडक्शन से वैलेंस से कंडक्शन तक, आप या तो एक्सेप्टर लेवल से जंप ले लें या फिर आप डोनर लेवल तक जंप ले लें। आई रिपीट, आप एक्सेप्टर लेवल से जंप ले लें या आप डोनर लेवल तक जंप ले लें, आपका काम हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मिल जाएगी। फिर हमने एक बात और की थी जाते जाते कि भाई सारी बातें ठीक है, फील भी आ गया है, मगर सेमीकंडक्टर्स की आवश्यकता पड़ी क्यों? सेमीकंडक्टर्स की आवश्यकता मेजरली पड़ी कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करने के लिए, जो सेमीकंडक्टर्स की स्टडी से पहले तक वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा अचीव होता था। वैक्यूम ट्यूब्स में हम क्या करते थे भाई, एनोड और कैथोड प्लेट के बीच में वैक्यूम, नियर टू वैक्यूम मेंटेन करते थे और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंट्रोल करते थे। नियर टू वैक्यूम इसलिए मेंटेन किया जाता था ताकि फ्लो करने के दौरान इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी एनर्जी गैस मॉलिक्यूल से कोलाइड करते टाइम या इंटरैक्ट करते टाइम लूज ना कर दे। ऑलराइट, और उसके बाद हमने बात समझी कि क्या एडवांटेजेस थे ऑफ यूजिंग सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स ओवर दी वैक्यूम ट्यूब्स। तो उसमें हमने बात की कि भाई वैक्यूम ट्यूब्स बड़े होते थे, बल्कि होते थे, एक्सपेंसिव होते थे। सेमीकंडक्टर्स लाइट वेट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और चीप होते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स हाई पावर कंजम्पशन रखते हैं, सेमीकंडक्टर्स की लो पावर कंजम्पशन होती है।
वैक्यूम ट्यूब्स की ऑपरेशनल वोल्टेज भी अराउंड 100 वोल्ट होती थी, हाई ऑपरेशनल वोल्टेज होती थी। जबकि हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की तो ये 0 वोल्ट से 5 वोल्ट की रेंज में कई सारे वोल्टेजेस पे ऑपरेट करते हैं, यानी कि उनकी ऑपरेशनल वोल्टेज काफ़ी कम होती है। ऑलराइट, इसके अलावा लॉन्ग लाइफ रिलायबल सोर्सेज होते हैं हमारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स, जबकि वैक्यूम ट्यूब्स ना तो ज़्यादा रिलायबल होते थे और उनकी लाइफ भी उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, ड्यूरेबल नहीं होते थे। ऑलराइट, सो फॉलो दीज आर दी बेसिक एडवांटेजेस। इसमें हम जोड़ सकते हैं कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स जो हैं वो अपने आप में चीप एंड ईजिली अवेलेबल भी है, चीप एंड ईजिली अवेलेबल। अवेलेबिलिटी भी तो देखनी है भाई, मिलना भी तो चाहिए, कहाँ ढूंढने जाएंगे वैक्यूम ट्यूब्स को। ठीक है, चलिए। सो अब हमारी बारी है पहले फर्मी लेवल को पढ़ने की, और उसके बाद चर्चा करने वाले हैं हम पीएन जंक्शन डायोड से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातों का। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्मी लेवल जो है, जिसे हमने डोनर लेवल, एक्सेप्टर लेवल, इन सब के बारे में सुना है। फर्मी लेवल की ना एक एनालॉजी बिठा सकते हो आप। एनालॉजी क्या है? ये एनालॉजी बात समझिएगा ध्यान से, क्या है ये एनालॉजी? आप कहेंगे इसको ना होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेवल कहा जा सकता है, फील लेने के लिए कि ये इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेवल है, सच दैट, या जिसको बयां करने के लिए आपने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, हम ध्यान रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं और होल्स खाली जगह है, तो उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अर्थ क्या है? होल तो खाली जगह है, उसका तो मास ही नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि ये एक ऐसी एनालॉजी है जिसके तहत आप फर्मी लेवल को इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का ऐसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेवल मान के चलेंगे जिसको मानने के दौरान आपने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मास उनके एनर्जीज के कॉरेस्पॉन्डिंग ले रखा हो। फील लेते हैं, देखिए पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and holes where their masses, जहां उनके masses जो हैं, where their masses are taken in corresponding to their energies, corresponding to their energies, कॉरेस्पॉन्डिंग टू देयर एनर्जीज। इस बात को समझते हैं। देखिए, जो जिस तरीके के सवाल आपके सामने आएंगे उस तरीके के सवालों का जवाब देने के लिए हमें पहले उसे फील करना जरूरी है। देखिए हम क्या बोल सकते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की, एन टाइप सेमीकंडक्टर की और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप बोल सकते हो कि हम बात कर रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक की, पहले इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर की। तो इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई लेवल नहीं होता, कोई फर्मी एनर्जी लेवल नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे ये रहा हमारा ऊपर वाला, ये रहा हमारा ऊपर वाला, दैट इज द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और है हमारा नीचे वाला, दैट इज दी वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप, दैट इज डेल्टा Eg। और इसमें कोई फर्मी लेवल जैसी कोई चीज नहीं देखने को मिलती। सो यू विल से नो फर्मी लेवल, नो फर्मी लेवल, या आप ये कह सकते हैं कि यहां पे जो लेवल होगा, नो फर्मी लेवल कहना हम अवॉइड करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जो भी लेवल होगा, भाई एक्सेप्टर या डोनर लेवल नहीं है, तो अगर इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेवल के बारे में अगर बात करें तो वो एग्जैक्टली ना बीचों बीच होगा, एग्जैक्टली बीचों बीच होगा। ठीक है, एग्जैक्टली बीचों बीच आएगा, या कई बार आप कहते हैं कि देयर इज नो फर्मी लेवल एग्जिस्टिंग। डिपेंड करता है कि एनालॉजी आपने किस प्रकार की ले रखी है। यहां आप बात कर सकते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक की,
भाई देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बेसिकली इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, Ne और NH बराबर होते हैं। अगर Ne और NH बराबर होंगे तो जिन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप बात कर रहे हो बेटा वो कंडक्शन बैंड में जंप किए हो चुके इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और जिन होल्स के बारे में आप बात कर रहे हो वो वैलेंस बैंड में क्रिएटेड होल्स हैं। तो अगर इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में दोनों की नंबर डेंसिटी बराबर होती है तो जितना ऊपर होल्स इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उतने ही नीचे होल्स मिलेंगे। एज अ रिजल्ट दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेवल होगा इस एनालॉजी के तहत वो बराबर होगा, वो बराबर होगा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर बस बच्चों ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। दिस इज द कंडक्शन बैंड, दिस इज द कंडक्शन बैंड। आप यहां पर कह सकते हैं पी टाइप में कि नंबर डेंसिटी ऑफ व्हाट यू कैन से होल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ होल नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा है। और ये होल जो है ये होते कहां पर है, ये जो होल है बेटा ये वैलेंस बैंड में होते हैं। इनके बीच की दूरी डेल्टा Eg कहलाएगी। और क्योंकि ये वैलेंस बैंड में होते हैं तो आपका जो लेवल होगा फर्मी लेवल, भाई होल्स वैलेंस बैंड में क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं, है ना। तो क्योंकि आपके होल्स ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड, यू विल से दैट द फर्मी लेवल विल बी लाइंग क्लोजर टू द वैलेंस बैंड। और इसी को क्या कहा जाता है, एक्सेप्टर लेवल। इसी को कहा जाता है एक्सेप्टर लेवल। तो जरा देखिए आप क्या कह सकते हैं। राइट, आपने इंट्रिंसिक में कहा था देयर इज नो परमिटेड एनर्जी स्टेट बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स। वहां पे परमिटेड स्टेट होती है इम्प्योरिटी एटम्स की बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स। तो इसीलिए मैंने कहा कि फर्मी लेवल का जिक्र हमने कहा था ना कि होल्ड पे रखते हैं, आज की मुलाकात में करेंगे, तो वही चल रहा है। एन टाइप में आप डोनर इम्प्योरिटी लेवल के बारे में बात करते हो और पी टाइप में आप एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल। तो देखिए वही बात हो रही है कि आप पी टाइप में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल के बारे में बात कर रहे हो, और जब यही बात आप एन टाइप के लिए करोगे तो उसमें आप कहोगे कि एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो नंबर ऑफ होल्स बहुत कम है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्शन बैंड में होते हैं। सो आपने कहा ये है कंडक्शन बैंड, ये है हमारा वैलेंस बैंड, और ये आ गया है वैलेंस बैंड बेटा। और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी बैंड गैप कहलाता है। और आप कहेंगे कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है इसीलिए आपका लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड के पास है, एंड दैट इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी लेवल। डोनर लेवल, डोनर इम्प्योरिटी लेवल, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल, दैट्स कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी लेवल। आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू। और फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर। मंथन कर लीजिए, प्रोसेस कर लीजिए, अभी के अभी फिट हो जाएगा मामला। हो गया है, बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे, और अब बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज पीएन जंक्शन डायोड। अब क्या होता है ये पीएन जंक्शन डायोड, पहले करते हैं इसको फील, ठीक है। पहले फील करते हैं, पहले देखेंगे क्या है एग्जैक्टली, और उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और साथ में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप है, इसमें होल्स ज्यादा हैं, होल ज्यादा है। पी टाइप है तो मेजॉरिटी होल्स होंगे और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। माइनॉरिटी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑलराइट, यहां माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी होल्स। फिर आप लेकर आए यहां पे एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, और माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी होल्स है। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है और माइनॉरिटी
होल्स हैं, कुछ चंद होल्स हैं। आप इन दोनों को फिजिकल कॉन्टैक्ट में लेकर आए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उठाया चिपका दिया देखो क्या हो रहा है ना। ऑब्वियसली दैट अ पीएन जंक्शन, दैट्स अ पीएन जंक्शन डायोड। इसको बनाने के कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, कुछ तरीके हैं जिन तरीकों के तहत आप इसको बनाते हो, ठीक है। मटेरियल साइंस का पार्ट है, तो कैसे बनाया जाता है, कैसे पीएन जंक्शन डायोड का सिंथेसिस किया जाता है, वो हमारे स्कोप में अभी नहीं है, तो उस बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करनी। हम फिलहाल बस इतना कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है तो वो कैसा होगा, क्या करेगा, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसका एनालिसिस है। तो हम ये कहेंगे कि जब आप दोनों को कांटेक्ट में लेकर आए तो आपने रियलाइज किया कि डिफ्यूजन के कारण भाई हर चीज अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करती है। तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण ये फ्लो करने लगे, यहां से मेजॉरिटी इधर जाने लगा और यहां से मेजॉरिटी उधर, और जंक्शन के जस्ट पास पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगी और जंक्शन के जस्ट पास एन टाइप में होल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगी। आई रिपीट, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ने एक दूसरे के रीजन में एंट्री मारना शुरू किया तो जंक्शन के जस्ट पास पी टाइप के रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगी और जंक्शन के जस्ट पास एन टाइप के रीजन में होल्स की संख्या बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ सर? इससे जंक्शन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। पहले डिफ्यूजन कम है, पी टाइप के रीजन में जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, एन टाइप के रीजन में जंक्शन के पास होल्स की संख्या कम है। पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी एन टाइप से पी टाइप डायरेक्टेड जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है। ये इतना कमजोर है कि जैसे ही पी टाइप में से एक होल एन टाइप में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण या डिफ्यूजन के कारण एंट्री मारना चाहता है, पॉजिटिव एंट्री मारना चाहता है, तो ये फील्ड उसको रोकने का प्रयास तो कर रही है फील्ड की दिशा में फोर्स लगाकर, मगर रोक नहीं पा रही है। और अगर रोक नहीं पा रही है तो फर्दर डिफ्यूजन होता रहेगा। पी टाइप के रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और एन टाइप के रीजन में होल्स की संख्या जंक्शन के पास बढ़ती चली जाएगी। इस क्रिएट होने वाले फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। समय के साथ साथ इस क्रिएट होने वाले फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ते इतनी हो जाएगी कि जब अब एक पी टाइप के रीजन से होल एन टाइप में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा होगा, ये उसको धकेल के वहीं छोड़ देगा, पुश कर देगा। और एक एन टाइप के रीजन से फील्ड यूं है, एक एन टाइप के रीजन से जब एक इलेक्ट्रॉन यूं जाने का प्रयास कर रहा होगा, फील्ड से उल्टी दिशा में फोर्स लगेगा और इसे धकेल के यहीं रोक लेगा। तो आप कहोगे कि आफ्टर सम टाइम दिस will be responsible for stopping further diffusion, फर्दर डिफ्यूजन को होने से रोकने के लिए ये हमारी जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। फर्दर डिफ्यूजन को होने से रोकने के लिए ये हमारी जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये स्ट्रांग हो गई है, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके बारे में चंद बातें अगर आप करना शुरू करें तो आप क्या क्या बोल सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट। तो जब आप डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट लिखेंगे तो आप कहेंगे कि सर नेट डायरेक्शन ऑफ करंट बताने के लिए तो आपको वापस से ये सोचना चाहिए कि नेट डायरेक्शन बताने के लिए अपने को वापस से क्या सोचना चाहिए भाई? वापस से ये सोचना चाहिए कि जो हमारा नेट करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट होता है। नेट करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर डिफ्यूज किए? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी एन टाइप से पी टाइप डिफ्यूज किए। अगर इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप तक डिफ्यूज किए तो उनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा वो नेचुरली नेगेटिव चार्ज होने के कारण उल्टा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स यदि नेगेटिव से पॉजिटिव चले
उनकी वजह से जो करंट होगा वो P से N होगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चले, N टाइप से P टाइप चले, तो उसकी वजह से जो करंट होगा वो P से N होगा। होल्स किधर से किधर डिफ्यूज करे? आपने कहा सर P टाइप में होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, N टाइप में कम है, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूज करे। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो अगर खुद P से N चल रहे हैं तो होल करंट भी P से N ही होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट भी P2N है, माइंड इट, इलेक्ट्रॉन N2 मूव कर रहे हैं मगर उनकी वजह से करंट P2N है, तो अगर वो करंट भी P2N है और आपने कहा डिफ्यूजन करंट भी P2N है, तो एक बात तो समझ में आ गई है कि भाई होल करंट भी P2N, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी P2N, तो ओवरऑल डिफ्यूजन करंट भी P से N ही मिलेगा। ओवरऑल डिफ्यूजन करंट भी P से N ही मिलने वाला है बच्चों। सिमिलरली अगर आप यहां ये लिखें कि डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट क्या, डायरेक्शन ऑफ जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डायरेक्शन ऑफ जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने कहा जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उल्टा है, जो फर्दर डिफ्यूजन को होने से रोक रही है, यानी कि वो N टाइप टू P टाइप है। आप देख सकते हैं जंक्शन के जस्ट पास N टाइप में होल्स की संख्या बढ़ने और जंक्शन के जस्ट पास P टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने के कारण देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और होल्स टू इलेक्ट्रॉन्स और N टाइप टू P टाइप, और ये फर्दर डिफ्यूजन को होने से रोक रहा है। ठीक है, और आप क्या बोल सकते हैं? आप ये बोलेंगे कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ध्यान से सुनने का, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड ने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के उनको फर्दर डिफ्यूज होने से रोका है, वही जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी को तो मूव कराएगी। मतलब आप ये बोलेंगे कि ये जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इसमें मौजूदा होल्स को जंक्शन के आसपास मौजूदा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को P टाइप में, होल्स को P टाइप में धकेलने का प्रयास करेंगी, और जंक्शन के आसपास यहां जो नेगेटिव है और जंक्शन के आसपास यहां जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को धकेलने का प्रयास करेगी N से P और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को धकेलने का प्रयास करेगी P से N, ये जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को रोक रही है, ये माइनॉरिटी को ड्रिफ्ट कराएगी। आप क्या बोलेंगे? ये जो डिफ्यूजन करंट है, दिस डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू this is due to majority charge carriers, due to majority charge carriers, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है, लेकिन इसे रोक दिया है, मेजॉरिटी को मूव करने से रोक दिया है जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ने। जिस जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ने मेजॉरिटी को मूव करने से रोका है, वही जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी को अपने ही इन्फ्लुएंस में चलाने का प्रयास करेगी। तो आप बोलेंगे, और उस मूवमेंट को बोला जाता है बेटा ड्रिफ्ट, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। तो देखिए वो क्या डायरेक्शन आएगी? आप क्या बोल सकते हैं? आप बोलेंगे कि भाई इस बार भी मैं जो नेट करंट लिखने का प्रयास करूंगा, वो नेट करंट क्या होगा? वो नेट करंट फिर से होगा IE प्लस IH। I net will be equal to IE प्लस IH। जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपने इन्फ्लुएंस में N टाइप के माइनॉरिटी होल्स को N से P भेजा, तो अगर होल्स N से P गए तो होल करंट भी N से P होगा। पॉजिटिव है ना? जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपने इन्फ्लुएंस में P टाइप में मौजूदा इलेक्ट्रॉन्स को P से N भेजा, P टाइप टू N टाइप भेजा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स P टाइप टू N टाइप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक करंट N से P जाएगा। माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स अगर P से N जा रहे हैं जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, उससे उल्टा फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में भगाती है, नेगेटिव चार्ज को अपने से उल्टी डायरेक्शन में धकेलती है। तो यहां जो फील्ड है ये इस नेगेटिव चार्ज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपने से उल्टी डायरेक्शन में धकेल रही है। नेगेटिव होने के कारण अगर ये खुद P से N जा रहे हैं तो इनका करंट तो N2P होगा। तो आपने क्या बोला? आपने कहा ओवरऑल ये जो ड्रिफ्ट करंट है ये किसकी वजह से है? जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो किसकी दिशा में होगा? जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ही दिशा में होगा। ये अलग बात है कि ये जो ड्रिफ्ट करंट है दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बात आ गई है समझ में कि ये किसकी वजह से है बेटा?
ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है। तो मुझे लगता है ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। वीडियो को पॉज कीजिए, इंपॉर्टेंट बातों को रियलाइज कीजिए और मंथन कर लीजिए एक बार, और उसके बाद हम शुरू करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग के बारे में चर्चा। बायसिंग का मतलब क्या होता है? इससे पहले कि हम उस फेज में एंटर करें, एक फूड फॉर थॉट देकर चलता हूं आपको कि वीडियो को पॉज करो और सोचो कि बायसिंग का मतलब क्या होता था। बायसिंग टर्म तो याद आ रही होगी, प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हो, मैथ्स में, गणित में, बायस्ड कॉइन, अनबायस्ड डाइस एंड ऑल दोस थिंग्स। ऑलराइट, थिंक अबाउट इट, देन आई विल गेट बैक टू यू और हम बात करेंगे बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और उनसे रिलेटेड कुछ डिवाइसेस की। कर लो, चलो इसे। कर लिया होगा आपने इसे प्रोसेस, तो मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको समझ में आ गई है और शुरू करते हैं अब बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के साथ। सो द टॉपिक इज बायसिंग। अभी मैंने कहा था ना, पूछा था रादर आपसे कि क्या होता है बायसिंग। बायसिंग का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि अनबायस्ड डाइस या अनबायस्ड क्वाइन होता था। बायसिंग का मतलब है किसी एक की तरफ बायस्ड होना, इंक्लाइंड होना, या साफ शब्दों में बात करें तो किसी एक का साथ देना। अनबायस्ड डाइस में हर एक नंबर के आने की 1616 प्रोबेबिलिटी होती है। इसका मतलब उसका झुकाव किसी एक नंबर की तरफ ज्यादा नहीं होता। अनबायस्ड क्वाइन में जब आप हेड या टेल के बारे में बात करते हो तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है, यानी कि किसी एक की तरफ झुकाव ज्यादा नहीं होता, किसी एक का साथ ज्यादा नहीं दिया जाता। तो सिमिलरली यू आर टॉकिंग अबाउट अ बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड में दो प्रकार के करंट तो हमने देखे हैं। एक देखा है डिफ्यूजन करंट जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण है, और एक देखा है ड्रिफ्ट करंट जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है। डिफ्यूजन बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है, जो एक हद के बाद रुक जाता है बाय द एक्शन ऑफ जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो N2P डायरेक्टेड जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर डिफ्यूजन को होने से रोकती है वही तो ड्रिफ्ट कराती है ना। तो इसीलिए ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन भी जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में N2P होती है। डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन P से N होती है, लेकिन उल्टा लगने वाला जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड उसे रोक देता है, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट द बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं सबसे पहले केस 1 फॉरवर्ड बायसिंग की। केस 1 फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में एग्जैक्टली क्या होगा? फॉरवर्ड बायसिंग में आप फॉरवर्ड करंट यानी कि डिफ्यूजन करंट का साथ देते हैं। डिफ्यूजन करंट का साथ देते हैं यानी उसके रास्ते में आने वाली रुकावट जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर। तो अपोज कैसे करते हैं? हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें N2P डायरेक्टेड एक जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैटरी आपने कुछ इस प्रकार से लगाई है कि P टाइप को कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल से और N टाइप को कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल से, और हेंस ये बैटरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने वाली है, ये बैटरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने वाली है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बैटरी इज गोइंग टू अपोज द जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने वाली है, यानी डिफ्यूजन करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट को उड़ाने वाली है और डिफ्यूजन करंट का साथ देने वाली है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को सपोर्ट करने वाली है। तो किताबों में लिखा होता है या लोगों की जुबान पर भी ये बात चढ़ी हुई है कि फॉरवर्ड बायसिंग का अर्थ होता है कि आपने P टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया और N टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से। इसके बारे में ज्यादा बात करने से पहले एक बार मैं आपको सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन भी बता दूं पीएन जंक्शन डायोड का। पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है बेटा वो कुछ इस टाइप का होता है। P टाइप को ट्राइंगल से डिनोट किया जाता है, N टाइप को बाय अ बार, एंड ये है उसके टर्मिनल, ये है उसके टर्मिनल। तो जब हम फॉरवर्ड बायसिंग का जिक्र कर रहे होते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है कि P टाइप को आपने कनेक्ट किया है हायर पोटेंशियल से, P टाइप को कनेक्ट किया है हायर पोटेंशियल से, और N टाइप को कनेक्ट किया है लोअर पोटेंशियल से, ताकि हायर टू लोअर डायरेक्टेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली सेटअप हो जो N2P डायरेक्टेड जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही होगी।
तो जब आपने ये कहा कि फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है कि आपने यहां देखो, फॉरवर्ड बायसिंग का स्टैंडर्ड मतलब क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है कि आपने पी टाइप को कनेक्ट किया है हायर पोटेंशियल से और एन टाइप को कनेक्ट किया है लोअर पोटेंशियल से। पी टाइप को हायर से, एन टाइप को लोअर से। ऐसा करने के कितने तरीके हैं बच्चों? ऐसा करने के बहुत सारे तरीके हैं। उन सभी तरीकों को जरा ध्यान से देखते हैं। आप ये कह सकते हो कि आपने पी टाइप को कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव टर्मिनल से। आप ये भी कह सकते हो कि आपने पी टाइप की पोलैरिटी को इंटैक्ट रहने दिया और एन टाइप की कर दी अर्थिंग। फिर से देखो, अर्थिंग का मतलब क्या होता है? अर्थिंग का मतलब होता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल जीरो हो गया और पॉजिटिव वाला तो उससे हायर ही होगा। या आप यूं भी कह सकते थे कि आपने पी टाइप की कर दी है बेटा अर्थिंग और एन टाइप की पोलैरिटी को इंटैक्ट रहने दिया, यानी एन टाइप को नेगेटिव में मेंटेन करके रखा। सो इसका मतलब है whenever we talk about the forward biasing part, we simply mean that the p type is connected to the higher one and n type is connected to the lower potential, and you have three ways of doing it. p को पॉजिटिव से n को नेगेटिव से, p को पॉजिटिव से n की अर्थिंग, n को नेगेटिव से p की अर्थिंग। ऑलराइट, तो ऐसा करने पे क्या हुआ? अब चंद इंपॉर्टेंट बातें उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात आप बोलोगे जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोज्ड। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हुआ? जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने अपोज किया। जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोज्ड, इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वाला जो डिफ्यूजन करंट है वो सपोर्ट हुआ। डिफ्यूजन करंट इज सपोर्टेड, डिफ्यूजन करंट इज सपोर्टेड। और ये डिफ्यूजन करंट था किसके कारण? दिस इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होने वाला करंट था। ऑलराइट, अच्छा भाई, सेमीकंडक्टर्स जो रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं वो समय के साथ साथ वेरी करता है। बेसिकली इस बात को समझने के लिए आप यूं समझिए, यूं सोचिए कि जब भी करंट P से N या N से P गुजरने का प्रयास करेगा, बीच में जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी जिसने फर्दर डिफ्यूजन कराया, ड्रिफ्ट भी करा दिया और इवेंचुअली फर्दर डिफ्यूजन को रोक दिया। एज अ रिजल्ट जंक्शन के आसपास की कुछ जगह जो है, जंक्शन के आसपास की कुछ जगह वो डिवॉइड हो जाती है मोबाइल चार्ज कैरियर्स से। दिस इज डिप्लीशन रीजन, दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। जंक्शन के आसपास की कुछ जगह में मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं मिलते। दिस इज डिवॉइड ऑफ, क्योंकि जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना काम कर दिया, जिसको जहां शिफ्ट करना था करवा दिया। और उसके बाद यहां इस जगह पे आप देखें तो यहां पे मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव, माइनॉरिटी वाले भी नहीं दिखाए हैं और ये तो मेजॉरिटी वाले डिफ्यूजन के कारण अब फिक्स हो चुके हैं। सो आप बोलोगे डिवॉइड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स, डिवॉइड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। और अगर यहां पे डिप्लीशन रीजन की विड्थ W है तो आप ये भी कह सकते हो शेयर जो आपकी जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू VB बाई W, VB बाई W, और दिस VB विल बी इक्वल टू E इंटू W, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड EJ इंटू W। तो आप ये कह सकते हैं कि जब जब आपको इस PN जंक्शन डायोड के थ्रू करंट फ्लो कराना है, जब जब आपको इस PN जंक्शन डायोड के थ्रू करंट फ्लो कराना है, तब आपको इस जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने की आवश्यकता है। या यूं कहा जाए कि यहां पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसको ओवरकम करने की आवश्यकता है। और बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है पोटेंशियल बैरियर, ये कहलाता है पोटेंशियल बैरियर। ऑलराइट, ये कहलाएगा पोटेंशियल बैरियर। बात आ गई समझ में? किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं चाहिए। देखते हैं एक बार, हमने ये कहा दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखिए, हमने ये कहा कि
सेमीकंडक्टर्स के द्वारा ऑफर किया गया रेसिस्टेंस जो है, जब भी करंट इसमें से गुजरने का प्रयास करेगा वो जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करेगा, तभी जाके बात बनेगी। और जैसे जैसे करंट इसमें से गुजरने का प्रयास करेगा, जैसे जैसे करंट इसमें से गुजरने का प्रयास करेगा, चाहे पी से एन जाए चाहे एन से पी जाए, करंट के गुजरने के साथ साथ इस जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ बदलेगी, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बदलेगी, पोटेंशियल बैरियर विच इज टू बी ओवरकम वो भी बदल सकता है बच्चों। एज अ रिजल्ट हम ये कहेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड के द्वारा करंट के फ्लो को दी गई ऑपोजिशन, करंट के फ्लो को दी गई रेसिस्टेंस जो है वो समय के साथ साथ वेरी करती है, और ऐसे रेसिस्टेंस को डायनामिक रेसिस्टेंस का नाम दिया जाता है, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो समय के साथ साथ बदलेगी, डायनामिक रेसिस्टेंस है बच्चों। सो यू विल से कि एक तो रेसिस्टेंस जो होता है वो डायनामिक होता है सेमीकंडक्टर्स के द्वारा ऑफर्ड, सो दिस इज डायनामिक रेसिस्टेंस एंड दिस इज आरडी, आरडी से डिनोट करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में दिया गया, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट को ऑफर किया गया जो डायनामिक रेसिस्टेंस है वो काफी कम होता है, इज वेरी लो। लो में भी भाई वो किलो ओम के ऑर्डर का होता है, लो रेसिस्टेंस भी किस ऑर्डर का होता है, किलो ओम के ऑर्डर का। और करंट फ्लोइंग जो होगा, क्योंकि डायनामिक रेसिस्टेंस लो है इसीलिए करंट फ्लोइंग जो होगा दैट इज हाई, और हाई में भी कितना हाई, दैट करंट फ्लोइंग इज एज हाई एज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है सुनने में कि आप बोल रहे हैं कि करंट बहुत बड़ा है और ये बहुत बड़ा करंट भी मिली एम्पियर के ऑर्डर का है, तो छोटा किस ऑर्डर का होगा? तो बच्चों उसके बारे में भी बात करेंगे, छोटा, उससे भी छोटा माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होगा। सो यहां पे इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। सो डायनामिक रेसिस्टेंस इज वेरी लो, लो में भी किलो ओम के ऑर्डर का, करंट फ्लोइंग इज हाई एंड हाई में भी कितना हाई, करंट फ्लोइंग इज हाई, और हाई में भी मिली एम्पियर के ऑर्डर का, हाई में भी मिली एम्पियर के ऑर्डर का। बात आ गई है समझ में हमें, ऑलराइट। डिप्लीशन रीजन जो है समय के साथ साथ वो कम होता जाता है क्योंकि आप जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करते जा रहे हो। तो आप कहते हो कि डिप्लीशन रीजन जो है, डिप्लीशन रीजन बिकम्स थिन, डिप्लीशन रीजन जो है वो पतला होता जाता है। अच्छा, और फॉर आइडियल डायोड, आइडियल डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी वो कहता है कि जितना मर्जी बड़ा करंट फ्लो कराना चाहते हो करा लो। तो वो क्या कहता है, एन आइडियल डायोड, एन आइडियल डायोड बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। फॉरवर्ड बायसिंग में वो अच्छा खासा करंट अपने थ्रू फ्लो कराने के लिए रेडी है। सो एन आइडियल डायोड बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट किसमें, फॉरवर्ड बायसिंग में। किसमें भाई, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है फॉरवर्ड बायसिंग में। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट से वीडियो को पॉज करें, सभी पॉइंट्स को प्रोसेस करें और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाएंगे डिस्कशन को रिवर्स बायसिंग की तरफ। फटाफट से वीडियो को पॉज करके प्रोसेस करो। ऑलराइट, मुझे लगता है कि एज पर माय सजेशन मेरी बात को मानते हुए आप रिवाइज कर चुके होंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को अगले केस की तरफ, एंड दैट इज केस 2, एंड केस 2 स्टैंड्स फॉर रिवर्स बायसिंग। केस 2 रिवर्स बायसिंग के बारे में बात करता है। रिवर्स बायसिंग में रिवर्स करंट फ्लो करता है बेटा, और रिवर्स करंट जो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। यानी आप यूं कहेंगे कि ड्रिफ्ट करंट को सपोर्ट मिलता है, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट मिलता है। डायनामिक रेसिस्टेंस जो ऑफर है वो बहुत ही जबरदस्त है, मेगा ओम्स के ऑर्डर का। और जो करंट फ्लोइंग होता है, वोल्ट को जब ओम से डिवाइड करते हो तो एम्पियर आता है, किलो ओम से डिवाइड करोगे मिली एम्पियर आएगा, मेगा ओम से डिवाइड करोगे तो माइक्रो एम्पियर आएगा। ऑलराइट, सो द करंट फ्लोइंग इज लो, लो में भी कितना लो, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का। तो आप ये बोलते हैं ये पी टाइप है, ये एन टाइप है।
जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है N2P, ऑलराइट। बैटरी आपने कुछ ऐसी लगाई कि P टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया, N टाइप को पॉजिटिव से, ये V0 वोल्ट की बैटरी है, और बैटरी के द्वारा लगाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रही है। पिछली बार देखिए स्ट्रक्चर ऐसा था, P टाइप को पॉजिटिव, N टाइप को नेगेटिव। अब की बार P टाइप को नेगेटिव और N टाइप को पॉजिटिव से आपने कनेक्ट किया है। लोगों की जुबान पर भी ये बात चढ़ी रहती है और किताबों में भी यही बात पढ़ने को मिलती है कि फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब P टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड N टाइप इज नेगेटिव। रिवर्स बायसिंग का मतलब P टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड N टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। मगर ये बात अधूरी है। एज सच रिवर्स बायसिंग का क्या मतलब होता है? फॉरवर्ड का मतलब था बेटा P टाइप को कनेक्ट किया हायर से, N टाइप को लोअर से। रिवर्स का मतलब P टाइप ट्राइंगल को कनेक्ट किया लोअर पोटेंशियल से और N टाइप को कनेक्ट किया हायर पोटेंशियल से। इस काम को करने के भी फर्दर अपने 3 तरीके हो सकते हैं जो हम अभी देख लेते हैं। अभी के अभी हम ये कह सकते हैं कि हायर और लोअर मेंटेन करने के लिए आप ये कह सकते हो दैट P टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव and N type is connected to positive. So whatever you see and read in books, that is just a partial thing. Complete क्या है? P type is connected to negative और N type की कर दी आपने अर्थिंग, या N type की कर दी है P type की कर दी है अर्थिंग और N type की पोलैरिटी को इंटैक्ट रहने दिया है। N type की पोलैरिटी को इंटैक्ट रहने दिया है। तो देखो तीनों ही सूरतों में दोनों पोलैरिटीज दीजिए, या एक को इंटैक्ट रखते हुए दूसरे को जीरो कर दीजिए, दूसरे को इंटैक्ट रखते हुए पहले को जीरो कर दीजिए। इन सभी चीजों में हमें यह समझ में आ रहा है कि P टाइप इज कनेक्टेड टू हायर वन, N टाइप इज कनेक्टेड टू लोअर वन। जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट मिला है, डिफ्यूजन करंट को नहीं, ड्रिफ्ट करंट को सपोर्ट मिला है। ऑलराइट, करंट फ्लोइंग इज स्मॉल। और फॉरवर्ड बायसिंग में एक आइडियल डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, बहुत ही नेग्लिजिबल या जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करते हुए। रिवर्स बायसिंग में हमारा जो एक आइडियल डायोड है वो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, टेंडिंग टू इंफिनिटी, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हुए। सो हम क्या कह सकते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग हमने देखी, अब इसके बारे में एक बात करते हैं। सबसे पहली बात यहां हम कहेंगे कि जंक्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, that junction electric field is supported। पिछली बार क्या था? जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोज की गई थी, is opposed, और अब की बार क्या हो रहा है? it is supported। डिफ्यूजन करंट पिछली बार सपोर्ट किया गया था, अब की बार ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट इज सपोर्टेड। और ड्रिफ्ट करंट होता किसकी वजह से है बेटा? ड्रिफ्ट करंट होता है सर, ड्रिफ्ट करंट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। This is due to minority charge carriers। फ्लो होने वाले करंट को रिवर्स करंट कहेंगे बेटा, रिवर्स करंट कहेंगे। और डायनामिक रेसिस्टेंस पिछली बार काफी लो था, अब की बार क्या होगा? डायनामिक रेसिस्टेंस सेमीकंडक्टर के द्वारा या पीएन जंक्शन के द्वारा ऑफर्ड रेसिस्टेंस जो है वो है तो डायनामिक, क्योंकि समय के साथ साथ या करंट के फ्लो के साथ साथ आप कहेंगे जो ऑपोजिशन ऑफर हो रही है इट कीप्स ऑन वेरिंग। सो डायनामिक रेसिस्टेंस इज वेरी हाई, और हाई में भी किस ऑर्डर का? दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स। वेरी हाई और हाई में भी किस ऑर्डर का? ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स। करंट फ्लोइंग जो है, दैट करंट फ्लोइंग इज लो, करंट फ्लोइंग इज लो। लो में भी किस ऑर्डर का? भाई वोल्ट्स को अगर मेगा ओम से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर माइक्रो एम्पियर में आएगा, आंसर माइक्रो एम्पियर में आएगा। सो करंट फ्लोइंग इज लो, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। डिप्लीशन रीजन कंपैरेटिवली थिक हो जाएगा, आपका जो डिप्लीशन रीजन है दैट बिकम्स थिक कुछ हद तक, अप टू सम एक्सटेंट डिप्लीशन रीजन बिकम्स थिक। एंड और क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि जो आइडियल डायोड है वो नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस ऑफर करता है फॉरवर्ड बायसिंग में, तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करता है तो ओपन सर्किट की तरह काम करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देगा। सो आप बात करेंगे एन आइडियल डायोड बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब रेसिस्टेंस इनफाइनाइट, करंट जीरो। बात समझ में आ गई होगी। फटाफट से वीडियो को पॉज करें और अभी के अभी इसे प्रोसेस करके मन में बिठाने का प्रयास करें। ऑलराइट,
मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको प्रॉपरली समझ में आ चुकी होगी. सो यस, वी आर डन विद the forward biasing part, we are done with the reverse biasing part, and we have started our discussion with PN junction diode. उससे related ये सारी छोटी छोटी मगर बहुत important बातें. तो चलिए अब बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे और बात करते हैं कंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN junction diode के साथ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड के साथ. अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि यहां आप V पोटेंशियल वोल्ट्स में ऑफर कर रहे हो और फॉरवर्ड टाइम पे फॉरवर्ड बाइसिंग को आप यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फॉरवर्ड बाइसिंग को क्योंकि पॉजिटिव वोल्ट दिया तो पॉजिटिव करंट, और करंट जो है वो मिली एम्पियर में फ्लो करता है. और सेम प्लॉट में आप रिवर्स बाइसिंग को थर्ड क्वाड्रेंट में मेंशन कर सकते हो. रिवर्स बाइसिंग को थर्ड क्वाड्रेंट में मेंशन कर सकते हो, यानी नेगेटिव वोल्ट दिया और नेगेटिव वोल्ट पे नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है. और ये जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा, ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट है. करंट जो फ्लो करेगा वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होगा, है ना. शायद पहली बार आप ऐसा ग्राफ बना रहे होंगे जिसमें एक ही ग्राफ में एक ही एक्सिस पे एक तरफ तो मिली की रीडिंग है और एक तरफ माइक्रो की रीडिंग है. पर ये आपके लिए एक नए तरीके के ग्राफ्स की शुरुआत है. ये आपके लिए नया जरूर है मगर कोई बहुत अलग बात नहीं है. अपनी हायर स्टडीज में आप इस तरीके के कई कर्व्स देखने वाले हैं. ऑलराइट, तो अगर मैं इस ग्राफ को आगे बनाने की कोशिश करूं तो देखो, फॉरवर्ड बाइसिंग में हम कहते हैं कि वो V बढ़ाते जाइए, करंट मिली एम्पियर में बढ़ता रहेगा, और ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होगा. एक स्पेशल पॉइंट होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में जिसको बोला जाता है नी वोल्टेज को परिभाषित ऐसे किया जा सकता है, डिफाइन ऐसे किया जा सकता है, दैट पर्टिकुलर वोल्टेज इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस जिसके बाद करंट का वेरिएशन वोल्टेज के साथ एब्रप्ट है. आफ्टर विच करंट इंक्रीजेस एब्रप्टली विद वोल्टेज. उसके पीछे उसका वेरिएशन कुछ नॉन लीनियर सा था, लेकिन उसके बाद एब्रप्ट इंक्रीज मिल रहा है. तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे आफ्टर दिस करंट इंक्रीजेस रैपिडली विद वोल्टेज. ठीक है बेटा. और इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे का कारण हो सकता है कि सर करंट फ्लो कर रहा है, रेसिस्टेंस के कारण हीटिंग होगी, हीटिंग के कारण बॉन्ड टूटेंगे, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों ही और जनरेट होंगे, कंडक्टिविटी बड़ी तेजी से बढ़ेगी तो करंट फ्लोइंग भी बड़ी तेजी से बढ़ेगा, है ना. यही चीज अगर रिवर्स बायस में प्लॉट करने की कोशिश करें तो आप कहोगे कि यार रिवर्स बायस में एक तो करंट जो है वो है ही छोटा वाला माइक्रो एम्पियर का, दूसरा फिर भी अगर आप वोल्ट को बढ़ाते जाओगे ना, ये O है 0, अगर आप वोल्ट को बढ़ाते जाओगे तो भी करंट धीरे धीरे ही बढ़ेगा, लेकिन अचानक से बढ़ जाएगा. फिर पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके बाद अचानक से बढ़ जा रहा है. करंट का यूं अचानक से बढ़ना एक स्पेशल वोल्टेज पे होता है जिसको हम कहते हैं VB. इसका नाम है VB एंड दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज की खासियत यह है, इसकी परिभाषा कुछ यूं दी जा सकती है, दैट पर्टिकुलर वोल्टेज इन केस ऑफ रिवर्स बायस, V कैपिटल B से डिनोट किया है मैंने, दैट पर्टिकुलर वोल्टेज इन केस ऑफ रिवर्स बायस एट विच करंट इंक्रीजेस एब्रप्टली विदाउट एनी कंसिडरेबल वेरिएशन इन वोल्टेज. ये रिवर्स बायस का वो पर्टिकुलर वोल्टेज है जिस पर आने पर करंट अचानक से बहुत तेजी से बढ़ता है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस में कोई खासा परिवर्तन लाए बिना. सो आप क्या बोलोगे? एट ब्रेकडाउन वोल्टेज करंट इंक्रीजेस एब्रप्टली,
abruptly without any considerable variation in voltage, without any considerable variation in voltage, वोल्टेज में कोई खासा परिवर्तन लाए बगैर, वोल्टेज में कोई खासा परिवर्तन लाए बगैर करंट जो है वो अचानक से एब्रप्टली इंक्रीज कर रहा है। तो ये खासियत किसकी है? ब्रेकडाउन वोल्टेज की। और ये फंडा कहलाता है एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन। और ये एवलांच ब्रेकडाउन किस कारणवश होता है? एवलांच ब्रेकडाउन किस कारणवश होता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। वैसे भी रिवर्स बायसिंग में हीटिंग बड़ी जबरदस्त होगी, क्योंकि रेसिस्टेंस बड़ा जबरदस्त है, मेगा ओम्स के ऑर्डर का। इतने बड़े रेसिस्टेंस के बावजूद तुम करंट फ्लो करा रहे हो, हीटिंग बड़ी जबरदस्त होगी, हीटिंग बड़ी जबरदस्त होगी। बॉन्ड अचानक से टूटेंगे, बॉन्ड अचानक से टूटेंगे, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अचानक से बढ़ेंगे। ऑल्दो माइक्रो एम्पियर में ही सही, बेशक माइक्रो एम्पियर में ही सही, करंट भी अचानक से बढ़ने वाला है। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है? ये फिनोमेना कहलाता है एवलांच ब्रेकडाउन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन। आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू। बात आ गई होगी समझ में। तो हमने अभी हमारी इस मुलाकात में बात की है पीएन जंक्शन डायोड की, पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग की, है ना। डिप्लीशन रीजन को समझा, पोटेंशियल बैरियर को समझा, आइडियल डायोड के बिहेवियर के बारे में बात की, फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ा, रिवर्स बाइसिंग पढ़ा, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स पढ़ा। लेकिन टॉपिक क्योंकि टू मच थ्योरेटिकल सा जा रहा है, और ये टॉपिक होता भी है थ्योरेटिकल काफी, मेरा सजेशन आपको रहेगा कि अब इतने टॉपिक्स रेक्टिफायर से पहले डिवाइसेस बेस्ड ऑन पीएन जंक्शन डायोड से पहले सारे टॉपिक्स आपको एक बार एनसीईआरटी से रीड करने हैं। आज के ही लेक्चर के बाद एनसीईआरटी के साथ प्रॉपरली बैठिए, एनसीईआरटी से सारे टॉपिक्स अब तक के शुरू से पेज 1 ऑफ सेमीकंडक्टर्स से अब तक के सारे टॉपिक्स रीड कीजिए। थ्योरेटिकल टॉपिक है, लिखना थोड़ा सा आ जाएगा। नी वोल्टेज की परिभाषा क्या है? दैट पर्टिकुलर वोल्टेज इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस आफ्टर विच देयर इज रैपिड इंक्रीज इन करंट विद वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज की परिभाषा क्या है? दैट पर्टिकुलर वोल्टेज इन केस ऑफ रिवर्स बायस एट विच विदाउट एनी कंसिडरेबल वेरिएशन इन वोल्टेज देयर इज एन अब्रप्ट इंक्रीज इन करंट। Avalanche breakdown की परिभाषा क्या है? It is that phenomena in reverse bias at which due to very high heating there will be a rapid generation of majority and minority, both type of charge carriers, though in microamperes, but current will increase rapidly. All right? ये सारी चीजें, इनकी परिभाषा लिखना, इनकी नोट मेकिंग करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कर लेकर बैठिएगा बच्चों, मार्कर हाइलाइटर लेकर बैठिएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखे, जो डेटा दिखे, उन सबको हाईलाइट करते हुए आगे चलिएगा। ऑल राइट? और क्लास का समापन करने से पहले, इसे समाप्त करने से पहले कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करते हैं, मजा आएगा आपको। देखिए सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। और आपसे कहा गया है कि आपका डायोड जो है ना वो आइडियल है, ठीक है। आपकी बार क्या है? डायोड्स आर आइडियल, डायोड्स आर आइडियल, आइडियल डायोड है, ठीक है। और इसकी कर लेते हैं कॉपी। तो देखो पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। एंड इन दिस क्वेश्चन नंबर 1 द क्वेश्चन इज कि यहां पर हमारे पास एक D1 डायोड है, ये लगा है 2 ओम के रेसिस्टर के साथ सीरीज में। यहां हमारे पास D2 डायोड है और ये लगा है 5 ओम के साथ सीरीज में। और आप कहेंगे कि यहां एक 10 वोल्ट की बैटरी है और आपको इस बैटरी के थ्रू करंट बताना है भाई, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी है, स्विच है, जैसे ही स्विच को आप क्लोज करोगे वैसे ही इन डायोड्स के बैटरी से निकलने वाला करंट बताना है बेटा। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि यहां पर इस पर्टिकुलर सर्किट में जहां आपने D1 लगाया है और ये 2 ओम की बैटरी 2 ओम का रेसिस्टर है, यहां आपने D2 लगाया है और इसके साथ सीरीज में 5 ओम का रेसिस्टर है, और बैटरी
के लिए आप स्विच क्लोज कर चुके हो एंड दैट्स अ 10 वोल्ट बैटरी। तो आप कहेंगे कि देखिए 10 वोल्ट से निकलने वाला करंट जो है वो D1 से भी गुजरना चाहता है, D2 से भी, मगर D1 से जब वो गुजरना चाहता है, या यूं कहें कि D1 में P टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, N टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये क्या है बेटा? फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड। तो D1 का P टाइप इज कनेक्टेड टू हायर, N टाइप इज कनेक्टेड टू लोअर, तो ये फॉरवर्ड बायस है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। एंड D2 के लिए N टाइप इज कनेक्टेड टू हायर, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड P टाइप इज कनेक्टेड टू लोअर, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और ये कहलाएगा रिवर्स बायस। क्या कहलाएगा बेटा? रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, देख चुके हैं हम दोनों चीज। इसमें आप ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि एक सीधी तार की तरह बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, और रिवर्स बायस का मतलब है कि ये ओपन हो चुका है, तो इसमें से तो करंट फ्लो नहीं करेगा, इस वाली में से, इस वाली आर्म में से तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। जो भी करंट फ्लो करेगा I0 वो यहां से निकलेगा, सीधा सीधा ऊपर जाएगा, यहां से घूमेगा, यहां से आएगा और वापस से I0 यहीं से आ जाएगा। ऑलराइट, नीचे वाला तो ओपन सर्किट हो चुका है क्योंकि डायोड क्या था? रिवर्स बायस। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो? हियर I0 विल बी इक्वल टू इफेक्टिव ईएमएफ कितना है बेटा सर्किट का? 10 वोल्ट, और इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना है ऊपर से जाते टाइम? 2 ओम। तो आंसर क्या है? 5 एम्पियर। आंसर है 5 एम्पियर। और यही कहानी अगर नीचे उल्टा लगा होता है और ऊपर भी लाइक पोलैरिटीज एक्सचेंज हो चुकी होती, तब आप कहते फॉरवर्ड बायस जहां जहां दिखेगा आप उसको एक शॉर्ट सर्किट की से रिप्लेस कर दीजिए, और रिवर्स बायस जहां जहां दिखेगा आप इसे ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए हो जाएगा काम। ऑलराइट, नाउ बात कर लेते हैं, आइए दूसरे सवाल की। दिस क्वेश्चन नंबर 2, एंड अब की बार हम क्या कर रहे हैं? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड सवाल है डायोड इज ऑफ सिलिकॉन। डायोड इज ऑफ सिलिकॉन। ऑलराइट, नोट की फॉर्म में आपको बताना चाहूंगा, ये एक प्रीवियस ईयर जेई प्रॉब्लम है। दिस इज प्रीवियस ईयर PYQ जेई, ठीक है, जेई का PYQ है, प्रीवियस ईयर सवाल है। एंड नीट में भी इस तरीके के सवाल आ चुके हैं, तो मैं मेंशन ही कर देता हूं, ये जेई में भी आया है, जेई एंड नीट में भी आ चुका है, दोनों में आया हुआ सवाल है। डेटा दोनों में अलग अलग था ऑब्वियसली, मगर दोनों में आया हुआ कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। भाई नोट पॉइंट ये है कि जब आप प्रैक्टिकल डायोड के बारे में बात करेंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम के भी, और उसमें भी आप फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में बात करेंगे, तो उसकी जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करने में कुछ तो खपत होगी, पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम तो करना होगा। तो आप कहेंगे कि जो दो नोट पॉइंट्स हैं वो ये कि पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन जो है दैट इज अराउंड 1.1 वोल्ट, इट इज 0.7 वोल्ट। पोटेंशियल बैरियर जो सिलिकॉन का है बेटा दैट इज 0.7 वोल्ट, एंड पोटेंशियल बैरियर ऑफ जर्मेनियम का जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 वोल्ट, 0.3 टू 0.4 वोल्ट होता है। दैट इज ऑफ ऊपर वाला 0.7 वोल्ट है, ये ऊपर वाला 0.7 वोल्ट है। आप बोल सकते हैं दिस इज 0.7 वोल्ट और ये 0.3 वोल्ट है। इस बात को हम ध्यान में रख सकते हैं। ऑलराइट, द क्वेश्चन इज, चलो अब क्वेश्चन को पूरा करते हैं। आपको कहा गया है कि ये सिलिकॉन डायोड है और मैं भी एक रैंडम डेटा ले रहा हूं, ये 10 वोल्ट है और ये 5 ओम का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये तो ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस्ड है, ये तो ऑलरेडी क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड है। पर फॉरवर्ड बायस में भी ये शॉर्ट सर्किट करेगा क्या? नहीं सर, शॉर्ट सर्किट तब होता जब आइडियल डायोड होता। ये तो आइडियल नहीं है, थियोरेटिकल नहीं है, ये तो डेली लाइफ में पाया जाने वाला रियल डायोड है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे शेयर जो भी करंट होगा I0, दैट I0 विल बी इक्वल टू जो भी V इफेक्टिव होगा बाय R इफेक्टिव होगा। V इफेक्टिव को आप बोल सकते हो 10 माइनस ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन बाय R इफेक्टिव 5।
सो 10 माइनस ब्रेकडाउन वोल्टेज सिलिकॉन का बेटा 0.7 है, इसे आपने 5 से डिवाइड कर दिया, सो यू गॉट 9.3 बाय 5, है ना? कितना निकल कर आ गया? 9.3 बाय 5 आपको मिल सकता है। देखिए 10 माइनस 0.7 आपने किया, इट इज 9.3 एंड 9.3 बाय 5 करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 1.8 1.86 ये निकल कर आ जाएगा। देखिए 1.8 से आपको 9 मिल जाता और 0.06 से आपको 0.3 मिल जाएगा, सो इट इज 1.86 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली, राइट? आप उसको देख सकते हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट। मुझे लगता है कि लॉजिक आपको क्लियर हो गया है कि पोटेंशियल बैरियर आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम का डेटा याद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एनर्जी बैंड गैप याद कराया था, सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का 0.3 टू 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेरी करता जाता है। ऑलराइट, सो इसी के साथ हमारा डिस्कशन होता है कंप्लीट अभी तक की फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग और पीएन जंक्शन डायोड के जनरल बिहेवियर का। आगे आने वाली मुलाकात यानी अपना जो अपकमिंग लेक्चर है उसमें आप एनसीईआरटी रीड करके प्रॉपरली रेडी रहेंगे और हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के से रिलेटेड कुछ डिवाइसेस, रेक्टिफायर, फोटो डायोड, जीना डायोड, एलईडी और सोलर सेल की। उससे अगला लेक्चर डेडिकेट करेंगे ट्रांजिस्टर्स को, उसके बाद बात करेंगे लॉजिक गेट्स की और फिर सेमीकंडक्टर्स खत्म। ऑलराइट, सो all the best, stay connected, bye bye।